फ्रेंड्स, 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 15 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। यह बैठक काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले 23 जून को पटना में 15 से 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ मुद्दों पर सभी विपक्षी दलों में आपसी सहमति बनी थी। हालांकि केजरीवाल के नाराज होने की खबरें भी आई थी। इस बीच महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी उलटफेर हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता और बीजेपी के क्या मूव है, बीजेपी क्या करने जा रही है 2024 के लिए, इन सभी मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 23 जून की। थोड़ी पृष्ठभूमि देना भी जरूरी है। पटना में 15 दलों की, विपक्षी दलों की बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई। इस बैठक में देश के जो प्रमुख विपक्षी नेता शामिल थे, उनमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव। हालांकि लालू प्रसाद यादव काफ़ी दिनों के बाद किसी राजनीतिक बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा ममता बनर्जी, केजरीवाल, यूपी से सपा के अखिलेश यादव, MK स्टालिन, शरद पवार जैसे प्रमुख विपक्षी नेता उस बैठक में शामिल थे। कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये भी शामिल हुए थे। जो प्रमुख दल इसमें विपक्ष में अभी हैं और जो बीजेपी के खेमे में भी अभी तक नहीं आया, उनमें जो शामिल नहीं हुए, उनमें मुख्य रूप से थे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, बसपा की मायावती, KCR, जगन मोहन रेड्डी तथा TDP के चंद्रबाबू नायडू। ये प्रमुख विपक्षी दल थे जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, और उम्मीद भी है कि ये सभी दल इन 15 दलों में शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि इस बैठक में क्या हुआ। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में ये सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कि 1:1 कैंडिडेट की ये लड़ाई होने जा रही है। 15 विपक्षी दलों के बीच ये सहमति बन चुकी है और लगभग इसके लिए 350 सीटों का चयन भी किया जा चुका है। शेष लगभग 200 सीटों पर अभी बात होनी बाकी है। और ये जो 200 सीटें हैं, इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रभाव वाले सीटें हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक की सीटें शामिल हैं। उस दिन ही तय हुआ कि अगली बैठक 11-12 जुलाई को शिमला में होगी, लेकिन अभी शिमला में काफ़ी बारिश हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए बैठक को 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। इसकी खबर NCP प्रमुख शरद पवार ने बीते सोमवार को दी। जब ये खबर दे रहे थे, तब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश उनके खुद के भतीजे अजित पवार रच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब 23 जून की बात खत्म करते हैं। अब हम आते हैं कि बीते 2 से 3 दिन में क्या क्या हुआ है विपक्षी दलों के तथा बीजेपी के बीच। 2 दिन पहले बुधवार को महाराष्ट्र में अजित पवार ने NCP में विद्रोह कर दिया। उन्होंने कुछ विधायकों और कुछ सांसदों को लेकर बीजेपी के साथ अपनी
गठबंधन अपना गठबंधन कर लिया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 35 विधायक, 5 एमएलसी और कुछ सांसद हैं। आनन फानन में उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया। बृहस्पतिवार को शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोनों ने अपनी अपनी बैठक की, अपना अपना प्रभाव दिखाया, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में, हालांकि ये बुधवार को ही हुई थी बैठक, बुधवार को, माफ कीजिएगा, और शपथ ग्रहण सोमवार को हुआ था, सुधार दे रहा हूं। और बुधवार को जो बैठक हुई उसमें अजित पवार गुट में, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि 35 विधायक, 5 एमएलसी और 2 सांसद उनके साथ हैं, उसी दिन शाम को 3 बजे शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी की एक दूसरी बैठक हुई, जिसमें शरद पवार गुट ने दावा किया कि उनके साथ 13 एमएलए, 3 एमएलसी और 5 सांसद हैं। इसके बाद दोनों दलों ने चुनाव आयोग में अपने आप को असली एनसीपी होने का दावा ठोकते हुए चुनाव चिन्ह जो घड़ी छाप है उस पर दावा ठोका और बोला कि उन्हें चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया जाए। शरद पवार गुट ने कहा कि अजित पवार गुट का दावा बेबुनियाद है और उनकी असली एनसीपी शरद पवार गुट है, इसलिए अजित पवार के किसी भी आवेदन पर चुनाव आयोग कोई निर्णय लेने से पूर्व एक बार शरद पवार गुट को अपना पक्ष रखने का मौका दे। तो ये तो हुई महाराष्ट्र की बात। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट आ गया। बुधवार को अजित पवार ने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा भाषण देते हुए कहा कि वो 5 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब उनकी इच्छा मालिक बनने की है, अर्थात अब उनकी इच्छा है कि आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री बने। इस बयान के बाद शिवसेना के शिंदे वाले गुट में काफी बेचैनी महसूस की जा रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की सपोर्ट से महाराष्ट्र के सीएम बने हुए हैं। अब जबकि 35 विधायकों के साथ अजित पवार गुट बीजेपी के साथ मिल चुका है, तब यह शिंदे को डर सताने लगा है कि आने वाले दिनों में कहीं उनका सीएम पद छीन ना जाए। माफ कीजिएगा। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के कुछ विधायक मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। अब उनके इस ख्वाब पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में जो मंत्री पद खाली है उस पर बीजेपी और अजित पवार गुट दावा कर रहा है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 से 2 महीने में महाराष्ट्र में राजनीति किस करवट बैठती है। महाराष्ट्र की राजनीति 2024 चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा के 48 सीट है। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है कि वो कम से कम 40 सीट जीतेगी। पिछले साल शिवसेना में भी टूट हुई थी, इस बार एनसीपी में हुई है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही दलों के जो प्रमुख हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ग्रुप, वो विपक्षी दलों के साथ बने हुए हैं और जो टूटा हुआ धड़ा है वो बीजेपी से जाकर मिल लिया है। अब आइए हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में। कल 2 दिन पहले बिहार में आरजेडी ने अपनी एक बैठक बुलाई
जिसकी अध्यक्षता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने की। उन्होंने कहा कि अभी भी उनके अंदर इतना दमखम है कि वो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते हैं तथा बीजेपी का जो ईडी सीबीआई जो केस कर रहे हैं इससे उनको डर नहीं लगता है तथा 2024 में वो बीजेपी को पटकनी देकर रहेंगे। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा सीटों के अनुसार, लोकसभा में उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। 2024-2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और 40 में से 39 सीटें उनके पक्ष में गई थी। अब समीकरण बदल चुका है, अब जेडीयू आरजेडी के साथ है। बीजेपी छोटे छोटे बिहार के दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बिहार में जो समीकरण बन रहा है, बीजेपी, चिराग पासवान, हम पार्टी तथा साहनी की पार्टी, ये बीजेपी के पाले से दिख रही है। तो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, ये तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। बिहार में विधानसभा में अगर सीटों की स्थिति देखा जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद बीजेपी, फिर जेडीयू है, उसके बाद कांग्रेस। अगर वहां उनके बीच कोई तालमेल बनता है तो बीजेपी को वहां टक्कर दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा और बीजेपी को काफी बुरी तरह परास्त किया। अभी झारखंड में जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के सपोर्ट से, आरजेडी के सपोर्ट से चल रहे हैं। तो झारखंड में भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस 2024 चुनाव के लिए अपना गठबंधन बना लेगी। ये तो वही कांग्रेस के द्वारा डायरेक्ट पार्टियों से किया गया गठबंधन। आइए अब हम बात करते हैं 2024 चुनाव को लेकर जो बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है, उसमें शामिल पार्टियों का क्या रुख रहेगा तथा उनका कांग्रेस को लेकर क्या तालमेल होने की संभावना है। बिहार और झारखंड की तो हमने बात की, अब हम बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल की दो जगहों में, दो राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब, और दोनों जगह आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की देखें तो सीटों के अनुसार पंजाब में कांग्रेस मजबूत है और दिल्ली में बीजेपी 5-7 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। अब ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि उसे दिल्ली में भी केजरीवाल कुछ सीटों पर लड़ने के लिए दे। पंजाब में तो वो चाहेगी कि वो अपर हैंड कांग्रेस का ही रहे, जबकि आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमारी वहाँ सरकार है, राज्य सरकार है, हमें विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला है, तो ऐसी स्थिति में हमें लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल चाह रहे थे कि कांग्रेस अपने पत्ते खोल दे, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो बीजेपी का विरोध करेगी, लेकिन उचित फोरम पर ही वो अपना डिस्क्लोज करेगी कि वो क्या करेगी। वो अभी आम आदमी पार्टी के कहने पर तुरंत अपना निर्णय नहीं बताएगी। तो इसलिए
इस मुद्दे को लेकर 23 जून को बैठक जो हुई थी उसमें केजरीवाल खासे नाराज हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए थे, जिसको गोदी मीडिया ने पूरे बैठक के महत्व को खत्म करके जो केजरीवाल जो निकल गए उसको लेकर पूरा हल्ला हंगामा गोदी मीडिया ने मचाया, जैसा कि गोदी मीडिया आज तक करते आई है। 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को, लेकिन गोदी मीडिया अब भी विपक्ष से ही सवाल करती है, सत्ता से सवाल करना भूल चुकी है। अब आइए बात करते हैं ममता बनर्जी की, बंगाल की। बंगाल में एक समय वामपंथियों का बोलबाला था, अब वहां वामपंथी नाम मात्र के रहे। 1 नंबर पे टीएमसी है, 2 नंबर पे बीजेपी है, 3 नंबर पे कांग्रेस है, वामपंथी चौथे नंबर पर जा चुके हैं। हालांकि जो 15 दलों का गठबंधन बन रहा है उसमें टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी तीनों हैं। तब यह बंगाल में देखना काफी दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी खुद कितने सीट लेती हैं और वामपंथी और कांग्रेस को कितनी सीट देती हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का बीजेपी के अलावा कांग्रेस और वामपंथियों से भी पुरानी दुश्मनी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ममता बनर्जी से एक नहीं बनती है। अब बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर है कि वो कांग्रेस को और वामपंथियों के साथ किस शर्तों पर अलायंस करती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस की तुलना में बहुत बड़ा जनाधार है। उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। राहुल गांधी अपना सीट खुद हार गए थे। ऐसे में वहां भी कांग्रेस के लिए काफी दिक्कत होगा अधिक सीटों को लेना। एक और दल है राष्ट्रीय लोक दल चौधरी अजीत सिंह की, वो भी इस विपक्षी धड़े में शामिल होने की बेताब है। हालांकि उसका गठबंधन सपा के साथ पूर्व में हो चुका है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस को कितनी सीटें देने का मन बनाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इन जो राज्यों की हमने जो बात की, इसमें लोकसभा की मैक्सिमम सीटें आती हैं लगभग 300 सीटें लगभग आती हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं वैसे राज्यों की जहां कांग्रेस का अपना खुद का वर्चस्व है। इसमें है आपका कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, इन राज्यों में केरल, इन राज्यों में। उससे पहले बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन भी सीटों के बंटवारे पर थोड़े तल्ख नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस से उनका पुराना समझौता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी दूरियां बन गई हैं, तो वहां तमिलनाडु में भी थोड़ा सा सीट शेयरिंग डिफिकल्ट लगता है। खैर छोड़िए, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक की। इन राज्यों में लगभग आपको 200 सीटें आ जाती हैं। इन 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का 1:1 का मुकाबला पहले से होता आया है। कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी बीच में नहीं है। हालांकि कर्नाटक में जेडीएस है, लेकिन अभी स्थिति उसकी ठीक नहीं है। अब बात करें कि पिछले चुनाव में क्या हुआ। 2019 के चुनाव में लगभग 200 सीटों में 180 सीट बीजेपी के पाले में गई और कांग्रेस की कमजोर कड़ी यही साबित हुई।
जिन क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत थी वो अपने राज्यों में खुद हार गई और बुरी तरह हार गई। लगभग 90% सीटें भी कांग्रेस हारी और 2019 चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का कारण यही 200 सीटें थी, क्योंकि बाकी सीटों पे तो ट्रायंगुलर लड़ाई थी, लेकिन इन 200 सीटों पर डायरेक्ट 1 to 1 बीजेपी की उसकी फाइट थी, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हारी। अब अगर 2024 चुनाव में कांग्रेस को जीतना है तो 2 पॉइंट मजबूत करने होंगे। पहला, इन 200 सीटों पर उसे ग्राउंड लेवल से मजबूती लड़ना होगा, ग्राउंड लेवल पर अपना काम करना होगा, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को खड़ा करना होगा, तब जाके इन 200 सीटों पर वो बीजेपी को पछाड़ पाएंगे। तभी ये विपक्षी एकता का कुछ फल निकलेगा। बाकी के जो 350 सीट बचते हैं उस पर अगर विपक्ष का जो फार्मूला 1:1 लागू हो जाता है तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2019 चुनाव में बीजेपी को मात्र 37% वोट मिला था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 37% वोट लाकर बीजेपी 303 सीट जीती थी। एनडीए को 44% वोट मिला था। तो उस समय एनडीए में जो दल थे, आपको जेडीयू हो गए, राजभर की पार्टी हो गई, आपको पंजाब में जो बरनाला की जो पार्टी थी, हरसिमरत कौर की जो पार्टी, ये सब दल उस समय बीजेपी के साथ थे और उनका वोट प्रतिशत था। लेकिन बीजेपी का सिर्फ जो वोट प्रतिशत था वो 37% था। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर यह महागठबंधन का समझौता हो जाता है तो बीजेपी के लिए यह काफी मुश्किल भरा रास्ता होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में क्या होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी में जो 2 फाड़ हुआ है उसको लेकर शरद पवार क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि इस 2 फाड़ के पीछे यही कारण बताया गया कि अजीत पवार राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए एनसीपी को तोड़ा गया। लेकिन यह कुछ और कारण है, सिर्फ 1 से 2 दिन में यह घटनाक्रम नहीं हुआ, पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी थी और अजीत पवार को सिर्फ एक बहाना मिल गया। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग 17 तारीख 18 तारीख के बाद, देखते हैं कि विपक्ष की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। इस बीच अगर कुछ नया घटनाक्रम होगा तो हम फिर से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।